जो सी प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसको हमने एक ऑर्डर में सेट किया हुआ है, ठीक है। अगर आप पहला पूरा सी प्रोग्रामिंग में आपका ज्यादा डाउट है और क्लियर नहीं है, उस कंडीशन में भी जो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसी ऑर्डर में है कि अगर आपने एक एक करके आप पहला वाला क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ लेते हैं तो दूसरा वाला आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज इसमें टोटल पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे हाफ क्वेश्चन इसमें करने का, और बाकी का शाम वाले यानी 6:30 वाले क्लास में करेंगे। तो अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग? सी प्रोग्रामिंग है क्या, इसका फीचर्स डिस्कस करना है, और क्या इसका इवोल्यूशन यानी सी लैंग्वेज कैसे इवॉल्व होकर बना, ये तीनों पॉइंट्स। अब जरूरी नहीं कि आपको ये सी प्रोग्रामिंग के साथ में यही फीचर्स ही पूछा जाए, इवोल्यूशन ही पूछा जाए, इन दोनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें कभी कभी एप्लीकेशन भी पूछ लिया जाएगा, तो एप्लीकेशन हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, अब इसमें ऑलरेडी एडेड नहीं है, तो 2-3 एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं कि गेम डेवलपमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट, वैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, और भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है, सी प्रोग्रामिंग क्या है। तो क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सी प्रोग्रामिंग में आप इसको पूरे पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको पॉइंट बाय पॉइंट इसलिए बना दिया ताकि आपको याद करने में कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, सी प्रोग्रामिंग एक जनरल पर्पस और प्रोसीड्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। प्रोसीड्योर मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीड्योर के फॉर्म में किया जाता है, और ये जनरल पर्पस यानी ऑलमोस्ट हर पर्पस के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो जाए सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, या फिर हम नॉर्मल जो 2 नंबर का सम का प्रोग्राम लिखते हैं, हर पर्पस के लिए इस लैंग्वेज का यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये लैंग्वेज बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बना कहाँ पे था, ये एट बेल लेबोरेटरीज जो अमेरिका में था, जिनमें और सी लैंग्वेज के डेवलपर कौन थे, डेनिस रिची। 1970s यानी 1970 ईयर वो ईयर था जब सी लैंग्वेज डेवलप किया गया, ठीक है। और बेल लेबोरेटरी, ये 3 चीज आपको याद रखना है, बेल लेबोरेटरी, डेनिस रिची और 1970। ये हिस्ट्री में आप ये 3 पॉइंट मेंशन कर दो, इनफ। चलिए, अब नेक्स्ट है ए सक्सेसर ऑफ बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले था ना, बी से ही एक थोड़ा सा बेटर वर्जन क्या आया, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ बेसिक बी एंड बीपीसीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब बी से भी पहले एक बीपीसीएल था, बी बना, बी के बनने से पहले भी एक बीपीसीएल था। उन सब का जो कमियां थी, उन सब में जो ड्रॉबैक्स थे, उन सब को अच्छा करके क्या बना दिया गया, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब उसके बाद इट हैड बोथ हाई लेवल फंक्शनैलिटी, यानी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो फंक्शंस होते हैं वो भी इसमें था, एंड यहाँ पे डिटेल्ड फीचर्स ऑफ, यहाँ पे जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे थे, जैसे विंडोज, यूनिक्स, उस टाइम के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उस सब के फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए सी लैंग्वेज एक बेस्ट चॉइस था, जिसको इंप्लीमेंट करके वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह डिजाइन किया गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट सी लैंग्वेज के बारे में। चौथा पॉइंट है, ड्यूरिंग 1980s यानी 1970 में ये बनाया गया, उसके 10 साल बाद सी प्रोग्रामिंग क्या हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। कब के पॉपुलर हुआ, जो हम लोग कल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का टाइप देख रहे थे ना, वो सब कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर, जो हमारे घर के लिए जो कंप्यूटर बनने लगा, यानी जो भी मतलब कंप्यूटर्स के छोटे वर्जन बनाए गए। पहले क्या था, सुपर कंप्यूटर या फिर बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, तो यहाँ पे जब छोटा करके मिनी फॉर्म में जब कंप्यूटर्स बनाने लगा गया, तो उस टाइम पे क्या, सी लैंग्वेज और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया 1980s में, ठीक है। उसके बाद से ये अब तक ही सी लैंग्वेज मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी भी सी प्रोग्रामिंग आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ऐसा है कि कुछ तो इसमें बात है कि आप 50 इयर्स बाद भी एक लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, C is statically typed programming language which gives it an edge over other dynamic languages। statically typed का मतलब है कि एक बार अगर आप बता दें कि a नाम का वेरिएबल जो है, statically typed का बस इतना मतलब है कि अगर आप एक बार बता दें कि int a equal to 0 है, तो आप a को, जो a नाम का वेरिएबल है, उसके डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इन सब में क्या होता है कि आप डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो ये 4-5 कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लिखने के बाद आपको इसके फीचर्स डिस्कस करना स्टार्ट करना है। तो देखते हैं फीचर सी लैंग्वेज का। फीचर्स बहुत ही सिंपल है, 5 और 5 10 फीचर्स हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहला ही फीचर है सिंपल। सिंपल बोले तो सिंपल, सी लैंग्वेज क्या है, एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको, और ये क्या करता है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है, यानी कि हम अपने हर काम को अलग अलग फंक्शंस में बांट सकते हैं। जैसे अगर हम अपना एक प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम एक मेन फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर में अगर हमको कोई सम का फंक्शन बनाना है तो हम अलग पे स्ट्रक्चर में उसका फंक्शन में डिफाइन कर देंगे,
अगर हमको एवरेज फाइंड करना है तो हम अलग कहीं डिफाइन कर देंगे, यानी कि हम अपने प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सी लैंग्वेज में सिंपल इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन बहुत ज्यादा मिल जाता है। यानी अगर हमको मान लीजिए कोई स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्ट्रिंग कॉपी करना है, स्ट्रिंग में कुछ ऐड करना है, तो वो सब चीजें हम कैसे कर सकते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस के थ्रू। लाइब्रेरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो हमको ऑलरेडी जिसका डेफिनेशन मिला हुआ है, हम बस उसको कॉल करेंगे और अपना काम कर लेंगे। और इसमें डेटा टाइप्स etc ये सब चीज मिलकर क्या करता है, सी लैंग्वेज को बहुत इजी बना देता है, ठीक है। अब ये सब लाइब्रेरी फंक्शन और डेटा टाइप्स बना पाना जो उस टाइम के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उस हिसाब से तो ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट था। अब मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। मशीन इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि ये किसी भी मशीन पर रन हो सकता है। पहले क्या था, असेंबली लैंग्वेज था। असेंबली लैंग्वेज क्या था, ये असेंबली लैंग्वेज जिस मशीन के लिए बनाया गया, मान लीजिए एक मशीन हम बनाए, ठीक है, और उस मशीन पे हम चाहते हैं 2 नंबर का सम फाइंड करें, तो जो असेंबली प्रोग्रामिंग हम किए थे वो सिर्फ उसी पे चलेगा, उस प्रोग्राम को हम दूसरे मशीन पे नहीं चला सकते। लेकिन सी प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड एंड डिफरेंट मशीन्स। सी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं हम, डिफरेंट मशीन्स पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब समझ रहे हैं, स्वतंत्र, कहीं पे भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। उसके बाद है विद सम मशीन स्पेसिफिक चेंजेस, यानी कि कुछ कुछ मान लीजिए हर मशीन में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है, तो थोड़ा बहुत हम चेंजेस करके हर मशीन पे सेम कोड को रन कर सकते हैं। ये बात इसका एक अच्छा फीचर है। Therefore, C is machine independent language, इसीलिए C को क्या कहा जाता है, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है ऑल्दो सी इज इंटेंडेड टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग। सी को क्या है कि पहले बनाया तो इसीलिए गया था ताकि लो लेवल प्रोग्रामिंग किया जा सके, यानी सिस्टम से रिलेटेड जो लो लेवल के प्रोग्रामिंग। अच्छा, सी का ऐसा डेवलपमेंट इस तरह से नहीं किया गया कि हाई लेवल के जो हमारे सॉफ्टवेयर हो रहा है, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारा एक्सेल और ये पीपीटी है और क्या हो सकता है वर्ड, इस सब को बनाने के लिए नहीं किया गया था। उसका डेवलपमेंट इसलिए किया गया था ताकि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाया जा सके, ठीक है। इट इज यूज्ड टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशन सच एज कर्नल। कर्नल मतलब कर्नल जो एग्जैक्टली हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा है, यानी हार्डवेयर से रिलेटेड। और इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, सी लैंग्वेज एग्जैक्टली डिजाइन किया गया था मशीन के क्लोज चीजें काम करने के लिए, जो मशीन के पास रह के जो काम करना है वो सब हम लोग सी प्रोग्रामिंग के थ्रू करते थे, ठीक है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे बात अच्छी है, ऐसी है कि यहाँ पे हाई लेवल के फीचर्स भी सपोर्ट किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। हाई लेवल मतलब कि हम यहाँ पे फंक्शंस के फॉर्म में और स्ट्रक्चर वगैरह डिफाइन करके, मतलब कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम जो हम लोग बनाते थे वैसे भी कुछ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसलिए इसको मिड लेवल यानी कि बीच क्या कहते हैं, दोनों के इंटरमीडिएट लेवल पे इसको रखा जा सकता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज क्या है, इसका चौथा फीचर है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ये स्ट्रक्चर्ड है, इसमें हम फंक्शंस के फॉर्म में अलग अलग अपने प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हैं। सी इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द सेंस दैट वी कैन ब्रेक द प्रोग्राम इनटू यूजिंग फंक्शंस। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, प्रोग्राम को ना, प्रोग्राम में अगर हमको 5 तरह का ऑपरेशन करना है, पहला हमको अगर मान लीजिए सम एवरेज या फिर अलग अलग चीजें फाइंड करनी है, या फिर हमको एक क्या चाहिए कि हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कार चलेगा, ठीक है। तो कार जब चलेगा तो उसमें ड्राइविंग का अलग फीचर होगा, एक्सीलरेटर का अलग फीचर होगा, ब्रेक का अलग फीचर होगा, तो वो सब चीज हम अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, यानी अलग अलग कंपोनेंट में है तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर अगर हमको कंपोनेंट में चेंज करना होगा, ठीक है। फंक्शंस आल्सो प्रोवाइड कोड रियूजेबिलिटी। कोड रियूजेबिलिटी का मतलब है अगर आपको मान लीजिए कहीं ड्राइविंग का कोड लिखे हुए हैं, ठीक है, और वो फंक्शन बनाए हुए हैं, तो आपको ये अगर मान लीजिए दूसरा कार का नहीं, अगर ट्रक का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जो कि आप, अच्छा ट्रक से आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए जो हमारा आजकल आप देखते होंगे खिलौने वाला जो होता है ना, जिसमें कि हम लोग प्रोग्रामिंग कर देते हैं तो वो रिमोट कंट्रोल से या फिर इन सब चीजों से चलता है, उसमें अगर आप कुछ ड्राइविंग से रिलेटेड प्रोग्राम लिखे हुए हैं तो एग्जैक्ट आप उस फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे वो ट्रक से रिलेटेड आप प्रोग्राम लिखे हैं, ठीक है। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी का ये मतलब है कि एक जगह पे कोड लिख दिया गया उसको बार बार रीयूज किया जा सकेगा। और इसका जब हम एक्चुअल कोड में प्रोग्राम एग्जांपल बताएंगे तो रीयूजेबिलिटी को हम एक बार बता देंगे कि फंक्शंस के थ्रू कैसे रीयूजेबिलिटी किया जाता है। नेक्स्ट है रिच लाइब्रेरी। रिच लाइब्रेरी का मतलब है कि इसके पास लाइब्रेरी फंक्शंस बहुत ज्यादा है। पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ऑलमोस्ट इस मामले में कुछ था ही नहीं कि उसमें ऑलरेडी हमको कुछ फंक्शंस डिफाइन मिले, लेकिन सी लैंग्वेज में क्या था, हमारा बहुत सारा फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड मिलता है, ठीक है। अब
इससे जो हमको ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन मिलता है, इससे ये होता है कि मान लीजिए अगर हमको स्ट्रिंग कॉपी करना है तो हमको ऐसा जरूरी नहीं कि हम उसके लिए खुद से फंक्शन लिखें, हम एक फंक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर strcpy शायद फंक्शन होता है, उसको यूज करके हम स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं। यानी हमारा 10-15 लाइन जो कोड लिखना था जो कॉपी करने का, वो सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करके काम हो गया। ठीक है, अगर आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इसको आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा। फंक्शन हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। सी लैंग्वेज में हम लोग कर सकते हैं ना कि मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। आजकल का जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ये चीज नहीं मिलता, उसमें इंटरनली किया जाता है मेमोरी मैनेजमेंट, वो अपने आप से ही करता है। लेकिन यहाँ पे हमको एक्सेस मिलता है कि हम खुद से मेमोरी को मैनेज कर सके। तो कैसे करते हैं? इट सपोर्ट्स फीचर्स ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब कि अगर हमको प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करें तो जिस टाइम पे हम एग्जीक्यूट करें, यानी जब प्रोग्राम हमारा एक्चुअल में चल रहा है मशीन पे, तो उस टाइम पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना मेमोरी हमको चाहिए। ठीक है, ये चीज हम रन टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं, यानी जब प्रोग्राम रन हो रहा हो। इन सी लैंग्वेज वी कैन फ्री द एलोकेटेड मेमोरी एंड एट एनी टाइम बाय कॉलिंग फ्री फंक्शन। मतलब कि मेमोरी को अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम जब मेमोरी पे कुछ अपना ऑपरेशन कर रहे थे, हमारा काम खत्म हो गया, तो हम किसको खाली कर सकते हैं, यानी मेमोरी को खाली कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फ्री फंक्शन के थ्रू। फ्री फंक्शन के अंदर किसी को पता होगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़े होंगे, तो इसके अंदर हम पॉइंटर देते हैं, उस पॉइंटर से ये मेमोरी हमेशा के लिए फ्री कर दिया जाता है। मतलब सिस्टम उसको और किसी काम के लिए यूज कर सकता है। यहाँ पे हो जाता है छठा हमारा, यहाँ पे आई थिंक छठा नहीं, 7th है। 7th पॉइंट है स्पीड। सी लैंग्वेज ना स्पीड प्रोवाइड करता है। जो हमारा आजकल का पाइथन या फिर जावा जो एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उतना स्पीड नहीं है जितना सी लैंग्वेज का प्रोग्राम स्पीड रन करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मशीन के क्लोज है, तो इसलिए ये स्पीड भी है। ठीक है, द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ सी लैंग्वेज इज फास्ट सिंस देयर आर लेसर बिल्ट इन फंक्शंस एंड हेंस द लेसर ओवरहेड। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत इनबिल्ट कम फंक्शंस है। ठीक है, हम जनरली जो भी फंक्शंस है उसका कोड हम खुद से डिफाइन करते हैं। अगर मान लीजिए मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वहाँ पे पहले से बहुत सारा फंक्शन बना हुआ है, तो फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट करना, फिर उसके लिए मेमोरी एलोकेट करना, मेमोरी डी एलोकेट करना, तो बहुत हेडेक वाला काम होता है। बस एक लाइन में आप बस याद रख सकते हैं कि सी लैंग्वेज क्या है, बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में बहुत फास्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम इनबिल्ट फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब बात आती है पॉइंटर्स की। सी लैंग्वेज में हम लोग क्या कर सकते हैं? पॉइंटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंटर्स को एक्सेस कर सकते हैं कैसे? सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स को एक्सेस करने के लिए हम जो स्टार करके लिखते हैं या फिर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू हम एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज हम कर सकते हैं। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेमोरी बाय यूजिंग द पॉइंटर्स। यानी जो मेमोरी का एक्चुअल लोकेशन है, अभी हम देख तो नहीं पा रहे मेमोरी को, लेकिन हम एक नाम से उस लोकेशन पे ये क्या होगा, कौन सा वैल्यू स्टोर होगा, ये चीज डिसाइड कर सकते हैं पॉइंटर से। पॉइंटर मतलब जो हमारा माउस पॉइंटर है ना, ये घूम रहा है, ऐसा ही हमको कुछ क्या कहते हैं, एक वेरिएबल नेम मिल जाता है जिसके जिसके थ्रू हम एग्जैक्ट इस मेमोरी लोकेशन पे या फिर इस मेमोरी लोकेशन पे कहीं पे भी बता सकते हैं कि हाँ कहाँ पे उसको असाइन करना। ये मेमोरी नहीं है, बस मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा ब्लॉक्स के फॉर्म में अगर होता तो हम इसको पॉइंट करवा सकते थे। नेक्स्ट है वी कैन यूज पॉइंटर्स फॉर मेमोरी स्ट्रक्चर फंक्शंस एरेज etc। अब पॉइंटर हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, कभी कभी फंक्शंस बनाने के लिए एरेज में यूज कर लेते हैं। यानी पॉइंटर्स का यूज बहुत जगह करेंगे। पॉइंटर अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जो कि शायद 8th नंबर क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन में इसको डिटेल में समझेंगे। उसके बाद सी लैंग्वेज में ना रिकर्जन सपोर्ट किया जाता है। रिकर्जन अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है, एक फंक्शन खुद को कॉल करता रहता है। ठीक है, तो इन सी वी कैन कॉल फंक्शंस विद इन द फंक्शंस, यानी जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं उसी के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करते हैं। मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसका हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसको एक्सप्लेनेशन हम उसी भाषा में दे दें जिस चीज का हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब रिकर्सिव क्या जो होता है, ये 9th नंबर आई थिंक क्वेश्चन है, तो उसमें डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी फॉर एवरी फंक्शन। तो रिकर्सन के थ्रू कोड रीयूज करवा देता है, और साथ में क्या करता है, बैक ट्रैकिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि एडवांस कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर का, इसको भी ये प्रोवाइड करवाता है सी लैंग्वेज। अब एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल बहुत इजी पॉइंट है। मतलब कि सी लैंग्वेज में कुछ भी नया फीचर्स ऐड किया जा सकता है, और क्या किया जाता है, कुछ और फंक्शंस हम ऐड कर दे तो कुछ नया फीचर बना सकते हैं। सी लैंग्वेज को और इम्प्रूव किया जा सकता है। इस पॉइंट का बस इतना ही मतलब है। चलिए, तो अब चलते हैं यहाँ पे फीचर्स वाला पार्ट खत्म हो गया। फीचर्स में आपको दिख रहा होगा बीच में सी लैंग्वेज, और इसका पहला फीचर है सिंपल। सिंपल मतलब कि कहाँ पे है, ये ऑलमोस्ट एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल प्रोग्रामिंग है
क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो किया जाता है। दूसरा है पोर्टेबल, यानी एक जगह पे जो हम कोड लिख दिए उसको दूसरी जगह पे दूसरे मशीन पे भी ले जाके यूज कर सकते हैं। मिड लेवल, मिड लेवल का है तो ये क्या कहते हैं, मिड लेवल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मशीन से भी क्लोज है और इसमें थोड़ा बहुत हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड मतलब जो प्रोग्रामिंग अप्रोच इसमें फॉलो किया जाता है वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है रिच लाइब्रेरी। रिच लाइब्रेरी मतलब बहुत सारे हमको लाइब्रेरी फंक्शंस मिल जाते हैं जिससे हम अपना काम को और ज्यादा इजी और आसान बना सकते हैं। एक्सटेंसिबल मतलब इसमें चेंजेस करना बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद रिकर्जन, जो हम लोग रिकर्सिव फंक्शंस लिखते थे कि एक फंक्शन खुद ही खुद को कॉल कर रहा है, एक फंक्शन खुद ही खुद को कॉल कर रहा है, इसको रिकर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम कभी डिटेल में देखेंगे, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उसमें। पॉइंटर्स क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन को हम लोग अपने प्रोग्राम में डिसाइड कर सकते हैं कि उस मेमोरी लोकेशन पे एक्चुअली में क्या होगा, वो चीज हम पॉइंटर्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फास्टर, वही जो स्पीड वाली बात है कि स्पीड है यानी कि फास्टर है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सी लैंग्वेज बहुत फास्ट है। मेमोरी मैनेजमेंट ये है कि हम मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं, और मेमोरी मैनेज हम जनरली कैसे करते हैं, पॉइंटर्स का यूज करके हम डिसाइड करते हैं कि कौन से मेमोरी पे क्या होना चाहिए। तो ये फीचर्स वाला पार्ट खत्म हो गया। ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में अगर आपको याद रहे तो, या फिर इसमें 4-5 भी फीचर्स मेंशन कर देते हैं, दैट वुड बी इनफ, यानी काफी रहेगा। अब इवोल्यूशन ऑफ सी लैंग्वेज, यानी जो लास्ट वाला पार्ट था, हम पहले सी प्रोग्रामिंग को बता दिए क्या है, सी प्रोग्रामिंग के बारे में 4-5 पॉइंट्स देखे, किसने बनाया, कैसे बनाया और इसका फीचर्स क्या क्या है, वो सब चीज देख लिए नेक्स्ट पे। एंड थर्ड चीज हमको क्या देखना है यहाँ पे, इवोल्यूशन, यानी सी लैंग्वेज कैसे इवॉल्व होके बना है, ठीक है। इवॉल्व बोले तो कैसे, इसका क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए ह्यूमंस का क्या है कि हम लोग पहले क्या थे, मंकीज थे, और मंकीज से इवॉल्व होके ह्यूमन बने। तो वैसे ही सी लैंग्वेज क्या था ना, सी लैंग्वेज बनने से पहले भी बहुत अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्ट्री इवॉल्व होते होते यानी इम्प्रूव होते होते क्या हुआ, एक टाइम पे सी लैंग्वेज जो कि हम आज भी यूज करें वो लैंग्वेज आगे बना, ठीक है। 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे।